हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बलूचिस्तान के निर्वासित प्रधानमंत्री कादरी का सबसे बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान से हमारी आजादी का समर्थन करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, बताएंगे अब बलूचिस्तान की निर्वासित पीएम कादरी ने और क्या क्या कहा है दोस्तों भारत से समर्थन लेने को लेकर, खास करके पीएम मोदी जी से। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय नौसेना ने गुलामी की एक और प्रथा को कर दिया खत्म। दोस्तों, बताएंगे कौन सी वो प्रथा है और साथ ही साथ बताएंगे जहां बाली में मोदी जी और जिनपिंग ने की थी बॉर्डर विवाद पर बात। 8 महीने बाद मंत्रालय का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव का सर्वे बताएंगे। क्या इस सर्वे में फिर जीत रही है मोदी सरकार? बताएंगे दोस्तों क्या है सारी जानकारी आपको। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारतीय सेना को और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बलूचिस्तान के निर्वासित पीएम कादरी का सबसे बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान से हमारी आजादी का समर्थन करें पीएम मोदी। जी हां, बलूच लोगों की पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग के अभियान को तेज करने को लेकर बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी इन दिनों भारत में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन की गुजारिश की है। एक दिन पहले भी उन्होंने मां गंगा से बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रार्थना की थी। हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित वीआईपी घाट पर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पूजा करने के बाद पीएम कादरी ने कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की केंद्र सरकार के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में आवाज उठाने का ये शानदार मौका है और हो सकता है कि कल ये मौका उनके पास ना हो। जी हाँ, पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने की मांग करते हुए कादरी ने कहा कि एक समय था जब बलूचिस्तान की हैसियत स्वतंत्र देश की हुआ करती थी, लेकिन आज ये देश पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को लगातार लूट रहा है और यही नहीं, बलूच लोगों पर तरह तरह के अत्याचार भी कर रहा है। बलूच की लड़कियों के साथ बर्बरता से लोग पेश आ रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनके घरों और बगीचों को आग के हवाले किया जा रहा है। चीन पर हमला करते हुए कादरी ने कहा कि बलूचिस्तान को प्रताड़ित करने का काम पाकिस्तान अकेले नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच लोगों पर अत्याचार करने के लिए खास दोस्त चाइना को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। नायला कादरी ने भारत का समर्थन का दावा करते हुए जोर देकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए अगर भारत साथ खड़ा होता है तो हम भी अपने देश के आजाद होने पर भारत के समर्थन में खड़े होंगे। जी हाँ, भारत और बलूचिस्तान के बीच कई तरह की समानताओं का जिक्र करते हुए कादरी ने कहा कि दोनों को धर्म के नाम पर कुचला गया। कादरी के साथ दासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद भी थे, जिन पर करीब 2 साल पहले 2021 में हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में बलूचिस्तान की निर्वासित पीएम कादरी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और पूरे भारत से समर्थन मांगा है दोस्तों, और कहा है कि पाकिस्तान के चंगुल से हमको भारत निकालने में मदद करे, ऐसे में दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करना चाहिए बलूचिस्तान के निर्वासित पीएम और बलूचिस्तान के लोगों को? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और भारत के पावर को समझ सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय नौसेना ने गुलामी की एक और प्रथा को किया खत्म। अब लाठी लेकर चलने की अनिवार्यता हुई समाप्त। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने नौसेना से सीनियर अधिकारियों को हाथ में छोटी लाठी ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन अभी आपको नजर नहीं आएगा। इसकी वजह है ब्रिटिश काल से चली आ रही बैटॉन्स परंपरा को नौसेना ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि अमृतकाल इंडियन नेवी का बदले स्वरूप में औपनिवेशिक विरासत की कोई जगह नहीं है। औपनिवेशिक प्रथाओं को खत्म करने के महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों द्वारा लाठी ले जाने की प्रथा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेवी ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए बताया कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैटॉन्स ले जाने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। ब्रिटिश शासन के बाद से चली आ रही प्रथा को रोकने का यह निर्णय नौसेना के बल के विभिन्न स्तरों पर औपनिवेशिक युग के प्रभाव को खत्म करने के प्रयास का एक हिस्सा है। जी हां दोस्तों, यानी कि भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों द्वारा लाठी ले जाने की प्रथा को बंद करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या आप इसको बिल्कुल सही ऐलान मानते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज के ऑफिसर ने कबूला, सच कहा ड्रोन से भारत में ड्रग सप्लाई कर रहे पाकिस्तानी तस्कर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
शरीफ के एक सीनियर ऑफिसर ने टीवी पर यह बात कबूल कर ली है कि ड्रोन की मदद से सीमा के उस पार भारत के पंजाब राज्य में ड्रग्स की सप्लाई होती है। अधिकारी का कबूलनामा ये बताने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तानी तस्कर भारत में नशीले पदार्थ डालने के लिए हाईटेक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। भारत के राज्य पंजाब में युवाओं के बीच बढ़ती नशे की आदत के लिए हमेशा पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हर बार इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष रक्षा सहायक मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भारत के राज्य पंजाब सीमा से लगे कसूर शहर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये बात मानी है कि ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई भारत में हो रही है। खान कसूर से प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं। हामिद मीर ने 17 जुलाई को एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में उन्होंने खान से कसूर में सीमा पार जारी नशीले पदार्थों की तस्करी पर एक सवाल पूछा। इस पर खान सकारात्मक जवाब देते हैं। खान ने कहा, हाँ, और ये सच काफी डरावना है। हाल ही में 2 घटनाएं हुई हैं जहां हर ड्रोन में 10 किलोग्राम हेरोइन बांधकर फेंक दी गई थी। एजेंसियां इसे रोकने की कोशिश कर रही है। मीर ने इस वीडियो को जिस कैप्शन के साथ ट्वीट किया है वो भी काफी सुरक्षात्मक है। मीर ने लिखा कि पीएम के सलाहकार मलिक मोहम्मद अहमद खान द्वारा बड़ा खुलासा, तस्कर हेरोइन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान भारत सीमा के पास कसूर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है, अन्यथा पीड़ित तस्करों से जुड़ जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये खुलासा किसी और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के ऑफिसर ने कबूला है कि पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, उसको भारत इलीगल तरीके से पहुंचाया जा रहा है। खुद दोस्तों पाकिस्तान के ऑफिसर ने माना है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। उसके बावजूद भी शहबाज सरकार का अब तक कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों शहबाज शरीफ का कोई इस पर तर्क नहीं आया है और ना ही कोई बड़ा कोई एक्शन लिया गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शहबाज सरकार किसी भी कीमत पर लायक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के देश को चलाए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। जिसको यह मालूम होते हुए भी कि पाकिस्तान से इतनी बुरी चीजें और इतनी भयंकर तरीके से, इलीगल तरीके से भारत में भेजी जा रही, यानी कि गलत काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार खुल्लम खुल्ला उसे सपोर्ट करती नजर आ रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर बाली में मोदी जिनपिंग ने की थी बॉर्डर विवाद पर बात। 8 महीने बाद MEA का बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चाइना के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। बॉर्डर पर हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। इस बीच भारत सरकार की ओर से जानकारियां दी गई हैं कि पिछले साल नवंबर में हुई G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रिश्ते सुधारने के लिए विस्तृत चर्चाएं हुई थी। अभी तक इस मुलाकात को औपचारिक ही माना जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने विस्तृत चर्चा की जानकारी दी है। 2 दिन पहले ही जोहानिसबर्ग में NSA अजित डोभाल की चीनी विदेश नीति के अहम किरदार वांग ई से मुलाकात हुई थी। इसी के बाद बयान दिया गया है कि दोनों देश के नेता रिश्तों को सामान करने के करीब हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि बाली G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। दोनों ने पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों को स्थिर करने पर बात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दोनों देश LAC पर बने हुए तनावपूर्ण हालात को दूर करने और बॉर्डर इलाकों में शांति स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। बता दें कि इससे पहले जब नवंबर 2022 में G20 समिट हुई थी, तब दोनों देशों ने इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक मीटिंग बताया था। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गलवान मामले के बाद ये पहली सार्वजनिक मुलाकात थी। इसी के बाद अब जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में अजित डोभाल और वांग ई की मीटिंग हुई और यहाँ भी बातचीत का मुख्य मुद्दा LAC पर हालात को नॉर्मल करना ही रहा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस खबर से एक चीज पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेशक बताते ना हो, लेकिन उन्होंने नेताओं के साथ में हमेशा भारत के मुद्दे सुलझाने का ही काम किया है दोस्तों। यानी कि जब वो जिनपिंग से मिले तो उन्होंने भारत चाइना सीमा के मुद्दे को सुलझाने की बात की थी और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था। दोस्तों ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई नेता, राजनेता कह लें या प्रधानमंत्री कह लें, वो बिना किसी को बताए अपना मुद्दा और असली मुद्दे पर बात करते हैं। ये बहुत बड़ा बड़प्पन भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां अंजू ने अरविंद को दी गंदी गंदी गालियां। नसरुल्लाह संग करने वाली है क्या बड़ा धमाका, क्या बन जाएगी पाकिस्तानी। बता दें राजस्थान की रहने वाली अंजू इस वक्त पाकिस्तान में है। उसने कहा था कि वो अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने और सिर्फ घूमने के लिए पाकिस्तान गई है। हालांकि अंजू अपने घर से झूठ बोलकर निकली थी। पाकिस्तान से जो खबरें आई हैं उसमें अंजू के इस्लाम कबूल करने और नसरुल्लाह से शादी करने का दावा किया जा रहा है। अंजू पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अंजू ने स्वीकार किया है कि उसके और उसके पति अरविंद के बीच अनबन चल रही है। इस बीच एक ऑडियो सामने आया है जिसे अंजू और अरविंद के झगड़े का
बताया जा रहा है। न्यूज चैनल इंडिया डेली लाइव ने ट्विटर पर अंजू और अरविंद के झगड़े का दावा करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक पुरुष जिसको अरविंद बताया जा रहा है और एक महिला जिसको अंजू होने का दावा किया गया है के बीच झगड़े को सुना जा सकता है। महिला पुरुष को गालियां देते हुए सुनाई दे रही है। कॉल पर अरविंद आरोप लगाता है कि तूने सगाई कर रखी है और झूठ बोल रही है। बदले में अंजू अरविंद को गंदी गंदियां गालियां देती है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट आज न्यूज ने दावा किया है कि अंजू और नसरुल्लाह जल्द एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वे पाकिस्तान सरकार से एक भावुक अपील करेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि वे अंजू के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीयता और उसके लिए सुरक्षा की मांग करेंगे। अंजू ने कहा था कि वो कुछ दिनों में भारत लौट आएगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलटते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी इस खबर को एक तरीके से देखा जाए तो आपको बता दें, एक बनी है मेहमान तो दूसरी निकली गद्दार। पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी अंजू के इस्लाम में धर्म परिवर्तन और फातिमा बनने का जश्न मना रहे हैं तो तोहफे देकर उसका स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आने वाली सीमा हैदर को पाकिस्तानी धमकियां भी दे रहे हैं। भारत के एक हिंदू शख्स से शादी करने के लिए पाकिस्तानी न सिर्फ सीमा हैदर को गद्दार करार दे रहे हैं बल्कि सिंध के स्थानीय हिंदू समुदाय को भी प्रताड़ित कर रहे हैं और मंदिरों पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, जो कोई अन्य धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाता है, पाकिस्तानियों का धर्म अपनाता है तो पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं दोस्तों, इनाम देते हैं, लाखों रुपए का प्लॉट मकान दिया जाता है और खुशियां पार्टी की जाती है दोस्तों। और वहीं अगर कोई उनके धर्म का दूसरे धर्म में चला जाए तो उनका गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं और उस समुदाय के लोगों के मंदिरों पर आक्रमण किया जाता है। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा जो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अब सीमा हैदर को लेकर भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों, आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। इस खबर को ध्यान में रखते हुए देखते हैं हमारी भारत की एक एक प्रिय जनता जो इस खबर को देख रही है वो क्या राय रखती है। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर कोई पाकिस्तान के असली चेहरे को समझ सके इस खबर के माध्यम से। अगली खबर की बात करते हैं जहां वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बोला उनसे मिलकर मिलती है नई ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, बता दें तब जब जम्मू कश्मीर में तिरंगा लेकर निकले थे मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुरली मनोहर से मुलाकात के बाद शेयर हो रही है उनकी वो पुरानी तस्वीर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी जो कि 89 साल के हैं दोस्तों, उनसे मुलाकात के बाद मोदी जी ने ट्वीट किया कि आज आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। जोशी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो 1980 और 1990 के दशक के अंत में पार्टी के चोटी के नेताओं में शामिल थे। कश्मीर में तिरंगा लेकर जब दोनों निकले थे उस समय मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वहीं मुरली मनोहर जोशी पार्टी में बड़े नाम थे। जी हाँ, एक यूजर ने लिखा कि जब कश्मीर जल रहा था मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराने के लिए श्रीनगर की सड़कों पर उतरे थे। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो मुरली मनोहर जोशी और पीएम मोदी जी के जोड़ी को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां अलकायदा और टीटीपी मिला सकते हैं हाथ, बनेगा नया महाघातक आतंकी संगठन, बढ़ाएगी कई गुना खतरा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक निगरानी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ विलय कर सकता है ताकि दक्षिण एशिया में सक्रिय सभी आतंकी समूहों को पनाह देने वाला एक व्यापक संगठन खड़ा किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सदस्य देशों ने चिंता व्यक्त की है कि टीटीपी कई विदेशी समूहों को एक साथ काम करने या तालिबान के नियंत्रण से बचने के लिए एकजुट कर सकता है। और इस रिपोर्ट को दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति ने तैयार किया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एक सदस्य देश ने अलकायदा और टीटीपी के विलय की संभावना पर जोर दिया है। आकलन कहता है कि अलकायदा पाकिस्तान के भीतर बढ़ते हमलों के लिए टीटीपी को रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत का सहयोग करेंगे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। जी हां, जताई सहमति। बता दें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को 33वें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मंत्री स्तरीय परामर्श बोले तो AUSMIN में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और कोरिया के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के अधिकारियों ने ब्रिस्बेन में मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल में उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स और विदेश मामलों और व्यापार मंत्री पेनी वोंग शामिल थे। जी हाँ, बात करें अगली खबर
खबर की जहां ताइवान को अमेरिका से मिला 28,000 करोड़ का पावर हाउस, देखकर बिलबिला उठा ड्रैगन। जी हां, ताइवान के मुद्दे पर चीन का नजरिया स्पष्ट है। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान का कहना है कि हम एक संप्रभु देश की तरह स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इन सब के बीच ताइवान के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। हाल ही में 28,000 करोड़ की सैन्य पैकेज देने का ऐलान भी किया है, जिनमें हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक शामिल है। अमेरिका के इस ऐलान पर चाइना भड़का हुआ है और साफ किया है कि ऐसी किसी भी तरह की मदद वैश्विक शांति के लिए खतरनाक है। अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वो कौन से हथियार दे रहा है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, पिस्टल और राइफल शामिल है। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई भी दूसरे संप्रभु देश में दखल या कब्जा करने के फिराक में हो तो उसके मदद की जिम्मेदारी हर एक मुल्क की होनी चाहिए। अमेरिका अपने फर्ज को निभा रहा है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी भर है? जानकारों का कहना है कि ताइवान को 28,000 करोड़ के पैकेज के ऐलान से चीन समझ रहा है कि ये तो महज शुरुआत है। इस तरह अमेरिका धीरे धीरे ताइवान में अपना दखल बढ़ाने में कामयाब होगा और असली लड़ाई उसके साथ हो जाएगी। बात करते हैं एक और खबर की, जहां ये सब बंद करो, कुरान विवाद में आया स्वीडन का फोन तो सऊदी ने सुनाई खरी खरी। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देश स्वीडन में इस्लाम की पवित्र खिताब कुरान जलाने की घटना की दुनिया भर में आलोचना हुई। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम देशों ने विरोध किया। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम को खरी खोटी सुनाई। प्रिंस फैसल को उन्होंने फोन किया था। फोन पर ही उन्होंने स्वीडिश नेता से कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा होती है, इसको बंद करो। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि कुरान को जलाने और इस्लाम के खिलाफ अन्य अपराधों की बार बार होने वाली घटनाएं नफरत को बढ़ावा देती है, लोगों और संस्कृतियों के बीच बातचीत की कोशिशों को सीमित करती है। इस घटना पर मुस्लिम देशों के एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की 31 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग शेड्यूल है। सऊदी अरब और इराक ने यह मीटिंग बुलाई है। 2 जुलाई को भी संगठन की बैठक हुई थी। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जिस देश के माँ बाप ना हो वो जलील ही होता है। पाकिस्तानियों का सरकार पर फूटा गुस्सा। बता दें, भारत और पाकिस्तान दुनिया के 2 ऐसे मुल्क जिन्हें आजादी भले ही एक साथ मिली, लेकिन वक्त के साथ दोनों देशों की तरक्की एक जैसी नहीं हुई। अगर हम भारत की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो यह दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, जहां राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम सीमा पर है। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अवाम के बीच जाकर भारत के विकास के मुद्दे पर बात की। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने भारत के डेवलपमेंट विकास से हवाले से जवाब दिया कि भारत हमारे से अभी फिलहाल 40 साल आगे है। वहाँ पीएम मोदी की सरकार अच्छे से काम कर रही है। वहीं एक दूसरे पाकिस्तानी शख्स ने अपने मुल्क के बारे में कहा कि जिस देश के माँ बाप ना हो वो जलील ही होता है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं था। इन सब के पीछे सरकार जिम्मेदार है। यहाँ अमीर गरीब सबके लिए जीना मरना एक जैसा है। हम लगातार जलील होते आए हैं। इस देश में किसी के पास काम नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा घोटाले हैं। गरीब के घर में बिजली बिल 10,000 आता है और अमीरों के यहाँ पर सिर्फ 2,000। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तानियों को अब धीरे धीरे अकल आती दिखाई दे रही है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी का बजेगा डंका। कांग्रेस को मिलेगी कितनी सीटें? ओपिनियन पोल ने बता दिया सबसे बड़ा खुलासा। जी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत में आने की संभावना है। उधर कांग्रेस की सीटों के मामूली रूप से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि अब भी कांग्रेस 100 सीटों के नीचे ही रहने वाली है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 318 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, जबकि मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया को 175 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 290 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 66 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 से 3, कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई भी टक्कर देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बीजेपी 70, सपा 4, कांग्रेस 2, अपना दल को 2 सीटें मिल सकती है। एनडीए को 73 और इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलने के आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए को 24, इंडिया को 24 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 9, इंडिया को 30 सीटें दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीए अलायंस को 12, इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में एनडीए को 20, इंडिया अलायंस को 7 और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। केरल की 20 सीटों में इंडिया अलायंस सभी 20 सीटें जीत सकता है।
राजस्थान में एनडीए को 21, इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलने के आसार है। बाकी सारी जगह के आप ओपिनियन पोल देख पा रहे होंगे दोस्तों। बहरहाल ओवरऑल बात करें तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और फिर एक बार प्रधानमंत्री हो सकते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों? इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस ओपिनियन पोल को लेकर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमित शाह पर स्टालिन ने साधा निशाना, कहा गृह मंत्री ने रामेश्वरम में पद यात्रा नहीं बल्कि पाप यात्रा शुरू की है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर रामेश्वरम से पद यात्रा नहीं बल्कि पाप यात्रा, जिसे तमिल में पावा यातिराय शुरू करने का आरोप लगाया और दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी भी भारी परिवारवाद को कायम रख रही है। स्टालिन ने कहा कि गृह मंत्री ऐसे बात करते हैं जैसे परिवार का शासन केवल तमिलनाडु में ही मौजूद है और वो इस तथ्य को भूल गए हैं कि भाजपा में भी मौजूद है। उन्होंने तमिलनाडु के मछुआरों के प्रति भाजपा के अचानक पैदा हुए। बहरहाल दोस्तों, ये तो भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।